हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सबका वरण्या कंपटीशन एकेडमी के एनसीईआरटी फाउंडेशन से। पिछले सेशन में हम लोग क्लास 7th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 3rd नंबर चैप्टर आवर चेंजिंग अर्थ को बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज के इस सेशन में हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल वरण्या कंपटीशन एकेडमी को सब्सक्राइब। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडोजेनिक फोर्स। ठीक, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है इंडोजेनिक फोर्स के रिगार्डिंग। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले बताइए कि इंडोजेनिक फोर्स क्या होता है। इंडोजेनिक फोर्स क्या होता है। द फोर्स दैट ऑरिजिनेट इनसाइड्स अर्थ, यानी कि वैसा फोर्स जो अर्थ के अंदर से, अर्थ के इंटीरियर से ऑरिजिनेट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोजेनिक फोर्स। यानी कि फोर्स दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक, यानी कि वैसा फोर्स जो अर्थ के इंटीरियर से, अर्थ के अंदर से ऑरिजिनेट होता है, उसको हम लोग इंडोजेनिक फोर्स। ये फोर्स क्यों जनरेट होता है, क्योंकि हमारे मेंटल में और मेंटल के ऊपर खास करके एस्थेनोस्फीयर में सेमी मोल्टेन रॉक होते हैं जिसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। और ये मैग्मा में एक करंट, यानी कि ये जो मैग्मा है सर्कुलर मूवमेंट करती है जिसको हम लोग कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। और यही करंट रिस्पॉन्सिबल होता है इंडोजेनिक फोर्स को जनरेट करने। कोई दिक्कत है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। दे ऑरिजिनेट फ्रॉम विद इन द अर्थ। पहला स्टेटमेंट सही है कि इंडोजेनिक फोर्स अर्थ के अंदर से क्या होता है, ऑरिजिनेट होता है। दे कॉज सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक। जो भी अर्थक्वेक है, वोल्केनिज्म है, माउंटेन बिल्डिंग है, ये जितने भी एक्टिविटी है ये इंडोजेनिक फोर्स के कारण होता है। क्यों होता है, अभी हमने अब बताया कि जो हमारा मेंटल है, ये एक सेमी मोल्टेन रॉक से बना है। किससे बना है, सॉरी, किससे बना है, तो सेमी मोल्टेन रॉक से बना है। और इसके ऊपर हमारा क्या है, इसके ऊपर है हमारा लिथोस्फीयर। इसके ऊपर है हमारा लिथोस्फीयर। और ये जो सेमी मोल्टेन रॉक है जिसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं, इसके कारण इसमें एक करंट जनरेट होता है। इसमें क्या होता है, एक करंट जनरेट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इस प्लेट को तोड़ने में और मूव कराने में। जब ये प्लेट इंडोजेनिक फोर्स के कारण मूव करता है, स्लाइड करता है या एक दूसरे से टकराता है, तो क्या होता है, अर्थक्वेक और वोल्केनो जैसे एक्टिविटी होते हैं। तो हमारा सेकंड नंबर स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। नेक्स्ट है, बोल रहा है कि दे आर प्राइमरली का मतलब इंडोजेनिक फोर्स आर प्राइमरली ड्रिवन बाय सोलर एनर्जी। क्या इंडोजेनिक फोर्स सोलर एनर्जी से ड्रिवन है, तो नहीं। इंडोजेनिक फोर्स ड्रिवन है मेंटल के अंदर उपस्थित मैग्मा से, क्योंकि ये मैग्मा सर्कुलर मूवमेंट में क्या करती है, सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करती है। और इसके, जिसको हम लोग कन्वेक्शन करंट बोलते हैं, और यही करंट रिस्पॉन्सिबल होता है लिथोस्फेरिक प्लेट को मूव कराने में। जब दो लिथोस्फेरिक प्लेट एक दूसरे से नज़दीक आते हैं, यानी कि टकराते हैं, तो अर्थक्वेक आता है। और जब ये एक दूसरे से दूर जाते हैं तो वहाँ पे एक वेंट यानी कि होल बनता है जहाँ से ये मैग्मा हाई प्रेशर के कारण बाहर निकलता है। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 दोनों क्या है, सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है, गलत है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली 1 एंड 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही आंसर है। कोई दिक्कत है?
कोई दिक्कत है तो आप अगर इसका चैप्टर वाला वीडियो नहीं देखे हैं, कंसेप्चुअल पार्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लीज जाइए और उस वीडियो को देखिए, ठीक ना। सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद इसको देखिएगा तो सारा याद भी हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो प्लेट टेक्टोनिक थियरी को एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थियरी होता क्या है। अभी हमने आपको बताया कि हमारा अर्थ जो है वो बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक लेयर से बने हैं। पहला लेयर है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर। जो मेंटल और कोर है ये एक सेमी मोल्टेन रॉक से बने हैं। जो मेंटल और कोर है ये एक सेमी मोल्टेन रॉक से बने हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। यानी कि ये हमारा मेंटल है, ये हमारा मेंटल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, या एस्थेनोस्फीयर बोलिए। एस्थेनोस्फीयर बोलिए। ये हमारा जो मेंटल है ये बना हुआ है किससे, तो सेमी मोल्टेन रॉक से। इससे बना है, सेमी मोल्टेन रॉक से बना है। ये मेल्ट कैसे हुआ, जो यहाँ पे रॉक है ये मेल्ट कैसे हुआ, तो यहाँ पे दो टाइप्स के, दो तरह के जो हीट है उपस्थित है। एक हीट है जब अर्थ बना था, यानी कि जो हमारा प्लेनेट अभी बन रहा था उस टाइम ये जो प्लेनेट था, अर्थ था, ये एक आग का गोला था। लेकिन धीरे धीरे उसका ऊपर वाला जो सतह था, जिसको हम लोग आज क्रस्ट बोलते हैं, ये सॉलिडिफाई हो गया और मेंटल और कोर सॉलिडिफाई नहीं हो पाए। एक था प्रीमोडियल हीट, यानी कि जब हमारा ये प्लेनेट ऑरिजिनेट हो रहा था उस टाइम का। दूसरा है रेडियो एक्टिव डीके, यानी कि जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर बनता है, तो ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या करता है, गर्म होने लगता है, हीट में कन्वर्ट होने लगता है। तो एक है रेडियो एक्टिव डीके। तो ये दो टाइप के हीट हमारे मेंटल और कोर में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और मेंटल के जस्ट ऊपर क्या है, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किस से बना हुआ होता है, तो लिथोस्फीयर बना होता है क्रस्ट और जो अर्थ के ऊपर जो सॉइल का पतली लेयर है उससे बना होता है। क्रस्ट और सॉइल का जो पतली लेयर है, पतला जो लेयर है, उससे बना होता है। ये जो हमारा क्या है, ये है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर आप सबको पता है कि ये जो लिथोस्फीयर है, ये जो लिथोस्फीयर है ये डिफरेंट ब्लॉक में टूटा हुआ है। ये लिथोस्फीयर क्या है, डिफरेंट ब्लॉक में टूटा हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट। लिथोस्फेरिक प्लेट, या इसको हम लोग बोलते हैं, अब ज्योग्राफी के टेक्निकल वर्ड में हम लोग अगर इस्तेमाल करें तो उसको बोलेंगे टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट। अब आपको पता है कि जो हमारा कोर है, यानी कि मेंटल है और ये एस्थेनोस्फीयर है, ये मोल्टेन रॉक से बना है, जिसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। और ये सर्कुलर मूवमेंट में, सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करता है। यानी कि मान लो कि ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, फिर ये इधर मूव करेगा, थोड़ा इधर। इस मूवमेंट के कारण ये जो इसमें करंट जनरेट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट। और ऐसा नहीं है कि केवल अर्थ के मेंटल में ही कन्वेक्शन करंट जनरेट होता है। तुम एक बड़ा सा कंटेनर लो और कंटेनर में पानी डालो, और पानी डालने के बाद उसमें कुछ ऐसा मटेरियल डालो जो क्या हो, डिजोल्व नहीं हो पानी में। अब पानी को गर्म करो, पानी को गर्म करो, टेम्परेचर को एकदम बढ़ाते जाओ, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, तो पानी क्या होने लगेगा, बॉयल करने लगेगा। जब बॉयल करेगा पानी, तो तुम उसमें जो अनडिजोल्व जो सब्सटेंस डाले हो, जो पानी में डिजोल्व नहीं हुआ है, उसको देखोगे तो वो एक सर्कुलर मूवमेंट में क्या कर रहा है, उस पानी के अंदर रोटेट करेगा जब पानी गर्म होगा। तो वैसे ही कन्वेक्शन करंट यहाँ भी जनरेट होता है। और ये कन्वेक्शन करंट जनरेट होता है, इसके कारण ये जो प्लेट होते हैं ये मूव करना स्टार्ट करते हैं।
क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो मान लो ये यहाँ पे क्या है, करंट ऐसे इस डायरेक्शन में है, ये दोनों प्लेट एक इधर जाएगा, दूसरा इधर जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, खाली जगह मिलेगा, और यहाँ पे हाई प्रेशर है जिसके कारण यहाँ से मैग्मा क्या होगा, बाहर निकलेगा, इसके रूप में तो लावा के रूप में, इसके फॉर्म में तो लावा के फॉर्म में यहाँ पे क्या होगा, मैग्मा बाहर निकलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे मूवमेंट ऐसे हो रहा है, ऐसे दो ब्लॉक एक दूसरे के नजदीक आएंगे, यानी कि दो ब्लॉक क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। अब जब कोलाइड करेंगे तो इसमें जो भी सेडिमेंट होगा ये दोनों ब्लॉक के बीच में, जो मटेरियल होगा वो क्या होने लगेगा, फोल्ड होना स्टार्ट हो गया, फोल्ड होना स्टार्ट होगा, और धीरे धीरे यहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग का काम क्या हो जाएगा, स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा, माउंटेन बिल्डिंग का काम स्टार्ट होगा। अब देखो बात आता है कि प्लेट टेक्टोनिक होता, थियरी होता क्या है। तो हम लोगों को पता चला कि जो हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट है ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेट में टूटा हुआ है, जिसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट है ये इसी सेमी मोल्टेन स्टेनोस्फीयर पे, क्या सेमी मोल्टेन स्टेनोस्फीयर पे क्या करता है, फ्लोट करता है। किसके कारण, ये जो इसके अंदर कन्वेक्शन करंट जनरेट होता है उसके कारण। तो ये पूरे कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थियरी बोलते हैं। यानी कि लिथोस्फेरिक प्लेट जो बहुत सारे प्लेट में टूटा हुआ है जिसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं, और ये टेक्टोनिक प्लेट कंटिन्यूअस मूव करता है। इसके कारण तो लिथोस जो स्टेनोस्फीयर है, जो सेमी मोल्टेन मैग्मा है या रॉक्स है जिसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं, कि उसमें जो कन्वेक्शन करंट जनरेट होता है उसके कारण। अब आते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या था, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्लेट टेक्टोनिक थियरी। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो प्लेट टेक्टोनिक थियरी को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। पढ़ो, द अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट। देखो सबसे पहले जो हमारा क्रस्ट है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। प्लेट में नहीं, क्रस्ट में डिवाइडेड है। क्रस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक ओशनिक और एक कॉन्टिनेंटल। और ये भी बोल रहा है कि डेट आर स्टैटिक, और ये स्टैटिक है, स्थिर है, स्थिर तो नहीं है। सबसे पहला गलती, पहला स्टेटमेंट हो गया। यानी कि जो हमारा ओशनिक, जो हमारा क्रस्ट है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, लेकिन ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, ना कि ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट में। तो पहला स्टेटमेंट गलत। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है द अर्थ्स लिथोस्फीयर, यानी कि जो अर्थ का लिथोस्फीयर है ब्रोकन इनटू प्लेट्स, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में क्या है, टूटा हुआ है। दैट फ्लोट, जो ये प्लेट है ये फ्लोट करता है स्टेनोस्फीयर के ऊपर। ये प्लेट क्या करता है, फ्लोट करता है स्टेनोस्फीयर के ऊपर, एंड मूव ड्यू टू कन्वेक्शन करंट, और कन्वेक्शन करंट के कारण ये प्लेट मूव करता है। जस्ट हम अभी यही बताए हैं कि जो हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट है ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेट में क्या हुआ है, टूटा हुआ है। और ये लिथोस्फेरिक प्लेट क्या करता है, फ्लोट करता है। किसके कारण, जो हमारा स्टेनोस्फीयर है उसमें वो बना हुआ है सेमी मोल्टेन रॉक से, जिसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। और ये मैग्मा में क्या होता है, सर्कुलर मूवमेंट होता है, और इसी मूवमेंट के कारण प्लेट क्या करता है, मूव करता है। यानी कि स्टेटमेंट नंबर बी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्या है। द मूवमेंट ऑफ प्लेट इज स्लोली कॉज्ड बाय अर्थ रोटेशन। बोल रहा है कि जो प्लेट में मूवमेंट होता है ये अर्थ के रोटेशन के कारण होता है। तो गलत है। किसके कारण होता है, तो जो स्टेनोस्फीयर है और उस स्टेनोस्फीयर में जो कन्वेक्शन करंट है उसके कारण प्लेट क्या करता है, मूव करता है। फिर बोल रहा है द प्लेट बाउंड्रीज आर ओनली फाउंड अंडर द ओशियन। और ये जो प्लेट में जो बाउंड्री है, यानी कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट टूटा हुआ है तो दो प्लेट एक दूसरे के नजदीक है या दूर है, ये केवल ओशियन में मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर जो बी है, बी नंबर जो ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर है। और ये बहुत ही क्या कर रहा है, अच्छा से प्लेट टेक्टोनिक थियरी को डिस्क्राइब करा है। क्या डिस्क्राइब करा है कि जो हमारा अर्थ का लिथोस्फीयर है ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेट में टूटा हुआ है, और ये प्लेट स्टेनोस्फीयर के ऊपर मूव करता है। और मूवमेंट का कारण क्या है, उसमें उपस्थित जो मैग्मा है वो सर्कुलर मूवमेंट में, सर्कुलर मैनर में मूव करती है, जिसको हम लोग कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर बी है, बहुत ही अच्छी तरह से प्लेट टेक्टोनिक थियरी को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड,
द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग अर्थक्वेक इनसाइड द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड। यानी कि मान लो कि यहां पे ये दो प्लेट पे और ये है क्रस्ट, टोटल लिथोस्फेरिक प्लेट हो गया ये। अब क्या हुआ, ये दोनों प्लेट मान लिए किसी कारणवश स्लाइड करते हैं या टकरा जाते हैं तो यहाँ पे अर्थक्वेक आता है। मान लिए कि ये पॉइंट यहीं पे है, इनसाइड द अर्थ, ये पॉइंट कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। तो इस पॉइंट पे जहां पे दोनों प्लेट टकराया या दोनों प्लेट स्लाइड किया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। फोकस। और जस्ट इस फोकस के ऊपर अर्थ के सरफेस पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपी सेंटर। क्या बोलेंगे, एपी सेंटर। तो इनसाइड द अर्थ क्या होगा, फोकस होगा। यानी कि द पॉइंट वेयर द एनर्जी रिलीज्ड, जिस पॉइंट से एनर्जी रिलीज होता है इनसाइड द अर्थ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और जस्ट फोकस के ऊपर, जस्ट फोकस के ऊपर अर्थ के सरफेस पे उसको हम लोग एपी सेंटर बोलते हैं। तो हमारा बी नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर होगा, यानी कि फोकस होगा। कोई दिक्कत है, एपी सेंटर समझ में आया कि फोकस के जस्ट ऊपर अर्थ के सरफेस पे उसको हम लोग एपी सेंटर बोलते हैं। सेस्मिक वेव क्या होता है, जब अर्थक्वेक आता है तो उसमें उस टाइम जो वेव निकलता है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, सर्विस वेव, उस वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, सेस्मिक वेव बोलते हैं। वेंट क्या होता है, जब दो प्लेट एक दूसरे से थोड़ा दूर जाएगा या उसमें क्रैक आएगा और जहां से वोल्केनो बाहर निकलता है, जहां से वोल्केनो बाहर निकलता है उसको हम लोग वेंट बोलते हैं। तो अभी आपको फोकस कहाँ करना है, फोकस के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एंड रिकॉर्ड अर्थक्वेक वेव इज नोन एज। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो अर्थक्वेक के वेव को रिकॉर्ड करता है और मेजर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। जो अर्थक्वेक के वेव को मेजर करता है, उसको रिकॉर्ड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। रिचर स्केल क्या करता है, अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को मेजर करता है। रिचर स्केल यानी कि जो ऑप्शन 1 है वो क्या करता है, रिचर स्केल, तो अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को मेजर करता है। और अगर एक यूनिट रिचर स्केल पे बढ़ेगा तो अर्थक्वेक को माना जाएगा कितना उसका है, तो 10 टाइम्स है। और जो एनर्जी रिलीज होगा वो 31 टाइम्स ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। बैरोग्राफ क्या होता है बताइए, और एनीमोमीटर क्या होता है, ये दो ऑप्शन का आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप बताइए। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ क्या करता है, तो अर्थक्वेक के जो वेव आते हैं उसको मेजर करता है और रिकॉर्ड करता है। और रिचर स्केल अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को मेजर करता है। नेक्स्ट आते हैं, आ ही गया ऑप्शन क्वेश्चन रिचर स्केल के ऊपर। रिचर स्केल इज, रिचर स्केल क्या होता है, तो ये अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को मेजर करता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डीपली आपको पढ़ना है। क्वेश्चन है कि अर्थक्वेक जो रिचर स्केल है ये एक लीनियर स्केल है। क्या है, लीनियर स्केल है, जहां पे अगर एक इंक्रीज होता है तो उसका मतलब 10 फोल्ड अर्थक्वेक के जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड में इंक्रीज आ रहा है। यानी कि रिचर स्केल पे एक यूनिट इंक्रीज होने का मतलब जो अर्थक्वेक के जो वेव है, जो सेस्मिक वेव है, उसके एम्पलीट्यूड में 10 टाइम्स इंक्रीज आ रहा है। तो सबसे पहले ये वाला जो स्टेटमेंट है कि एक यूनिट इंक्रीज होने पे अर्थक्वेक के वेव में जो एम्पलीट्यूड है उसमें 10 टाइम्स का इंक्रीज होता है, ये सही है। लेकिन जो हमारा रिचर स्केल है ये लीनियर स्केल नहीं है, ये एक लॉगरिदमिक स्केल है। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, रिचर स्केल इज एन लॉगरिदमिक स्केल वेयर एन इंक्रीज ऑफ वन इंक्रीज होता है, जिसका मतलब होता है 10 फोल्ड इंक्रीज इन वेव्स एम्पलीट्यूड। अगर एक यूनिट इंक्रीज होता है इसका मतलब वेव के एम्पलीट्यूड में 10 टाइम्स क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है और 31 टाइम्स ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही आंसर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, तो देखिए सबसे पहले जाइए कंसेप्ट वाले पार्ट में, यानी कि जो पहले चैप्टर हम लोगों ने आवर चेंजिंग अर्थ को, थियोरेटिकल पार्ट को हम लोगों ने जहाँ पे कंप्लीट किया है, उस वीडियो को जाइए और देखिए, सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद इस वाला वीडियो को देखिए, सारा फ्यूजन और
पूरा कंसेप्ट याद भी हो बहुत ही। उसके बाद आपको पढ़ने का टाइम या पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगा या समझने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा एनसीईआरटी ज्योग्राफी को। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग सेस्मिक वेव कैन ट्रेवल थ्रू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। देखिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के वेव हैं। एक है प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और सरफेस वेव। 3 टाइप की वेव है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। जो प्राइमरी वेव है ये सॉलिड लिक्विड्स और गैस तीनों मीडियम से क्या करता है, ट्रेवल करता है। जो सेकेंडरी वेव है ये केवल सॉलिड मीडियम पे ट्रेवल करता है और जो हमारा सरफेस वेव है ये केवल सरफेस पे ट्रेवल तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही है, यानी कौन सा वेव है सॉलिड से भी पास करेगा और लिक्विड से पास करेगा, वो क्या होगा, प्राइमरी वेव होगा। कौन सा वेव होगा, प्राइमरी वेव होगा। कोई दिक्कत 6 नंबर के क्वेश्चन में कोई दिक्कत? तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुनामी आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली जनरेटेड बाई। सुनामी कैसे आता है? तो एक अर्थक्वेक पानी के यानी कि कॉन्टिनेंटल प्लेट पे आता है और दूसरा आता है ओसेनिक प्लेट पे, सॉरी ओसेनिक प्लेट नहीं बोल सकते हैं, ओसेनिक क्रस्ट बोल, ठीक, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे आता है और ओसेनिक क्रस्ट पे आता है। तो जो ओशियंस के अंदर अर्थक्वेक आते हैं या ओशियन के अंदर जब वोल्केनिज्म आता है या ओशियन के अंदर जब लैंडस्लाइड होता है तो क्या आता है, तब आता है सुनामी। यानी कि अंडर वाटर वोल्केनिज्म या वोल्केनिक इरप्शन के कारण सुनामी आता है, सही बात है। अंडर वाटर लैंडस्लाइड होता है उसके कारण सुनामी आता है, सही बात है। सेस्मिक एक्टिविटी यानी कि अर्थक्वेक आता है सी फ्लोर के ऊपर तो भी सुनामी आता है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन आर करेक्ट आंसर, ठीक, ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन आर करेक्ट आंसर। समझ आया? सुनामी क्यों आता है? जब समुद्र के अंदर वोल्केनिक एक्टिविटी होगा, समुद्र में लैंडस्लाइड होगा और समुद्र में जब अर्थक्वेक आएगा तो वहां पे क्या आएगा, सुनामी आएगा। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैग्मा एंड लावा। मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस? हमने आपको बताया कि मैग्मा कहाँ होता है, तो मैग्मा अर्थ के एस्थेनोस्फीयर और मेंटल में जो मोल्टेन रॉक है, इनसाइड द अर्थ जो मोल्टेन रॉक है उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। मैग्मा और लावा कोई दो अलग चीज नहीं है। मैग्मा इनसाइड द अर्थ होता है और जब यही मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आता है तो उसको हम लोग लावा बोलते हैं। कोई दिक्कत? मैग्मा जो मोल्टेन रॉक हमारे अर्थ के मेंटल, अर्थ के एस्थेनोस्फीयर में अवेलेबल है उसको मैग्मा बोलते हैं और जब यही मैग्मा हाई प्रेशर से क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन के टाइम बाहर निकलता है तो उसको हम लोग लावा बोलते हैं। यानी कि मैग्मा इज ए मोल्टेन रॉक इनसाइड द अर्थ है, यानी कि जो मैग्मा है ये एक मोल्टेन रॉक है, कहाँ पे, इनसाइड द अर्थ। यहाँ तक तो सही है। नेक्स्ट क्या है, एंड लावा इज मैग्मा, और लावा क्या है, मैग्मा ही है जो क्या होता है, डेट रिच द अर्थ सरफेस, जो अर्थ के सरफेस पे क्या करती है, पहुंचती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। मैग्मा जो अर्थ के अंदर मोल्टेन रॉक है उसको बोलते हैं और जब यही मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आता है तो उसको लावा बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, which of the flowing material is not typically emitted by volcano during an eruption। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो कौन कौन से मटेरियल बाहर निकलते हैं, और बताइए, ऑप्शन दिया हुआ है कौन कौन सा मटेरियल, लावा निकलता है, यानी कि जो मैग्मा अर्थ के अंदर है वो हाई प्रेशर के कारण अर्थ के सरफेस पे आता है जिसको हम लोग लावा बोलते हैं, ठीक है। गैस में SO2 और CO2 निकलता है, सही ऑप्शन है। फिर पायरोक्लास्टिक मटेरियल जैसे इसके साथ एश निकलता है, सिंडर्स निकलते हैं, बॉम्ब्स निकलते हैं, यह भी सही है। तो अर्थक्वेक यानी कि वोल्केनिक एक्टिविटी के समय, इरप्शन के समय फेडिएटिक वाटर नहीं निकलता है, तो हमारा ऑप्शन डी होगा, वो क्या होगा, सही आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या है, सही आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का, ठीक है। यानी कि अर्थक्वेक के समय फेडिएटिक वाटर बाहर नहीं निकलता है, क्या निकलता है, लावा निकलता है, कुछ गैसेस निकलते हैं और पायरोक्लास्टिक्स मटेरियल निकलते हैं जैसे एश निकलता है, सिंडर्स निकलता है और बम निकलता है।
नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक बाय एटमॉस्फेरिक एजेंट विदाउट द मूवमेंट इज कॉल्ड। आपको बताना है कि एटमॉस्फेरिक एजेंट के द्वारा, इसमें से कौन सा एटमॉस्फेरिक एजेंट है आपको बताना है, टेम्परेचर है, ठीक है। जब एटमॉस्फेरिक एजेंट के द्वारा किसी भी रॉक्स को उसी जगह पे बिना किसी मूवमेंट के उसी जगह पे तोड़ दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये प्रोसेस कब होता है, जब किसी रॉक पे जो कहीं फील्ड में पड़ा हुआ है वहां पे डायरूनल टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है। डायरूनल टेम्परेचर का मतलब दिन और रात के टेम्परेचर में वेरिएशन, ठीक, दिन और रात के टेम्परेचर में वेरिएशन। दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा और रात में टेम्परेचर बहुत ही कम। ये कहाँ पे होता है, खास करके ड्राई डेजर्ट्स में होता है। तो क्या होता है, ये रॉक में एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है। जब कंटिन्यूअस एक्सपेंशन और कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन होता है तो ये रॉक में क्रैक आना स्टार्ट होता है। ये रॉक में क्या होता है, क्रैक आना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ये रॉक उसी प्लेस पे, उसी जगह पे क्या हो जाता है, टूट जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेदरिंग, क्योंकि वेदरिंग में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, इरोजन में मूवमेंट होता है, डिपोजिशन में क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन नहीं होता है, वहां पर रीबिल्डिंग होता है। वहां पे क्या होता है, कुछ बनाया जाता है। जब ये सेडिमेंट को कैरी करके विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा लाया जाता है तो उसको एक जगह इकट्ठा किया जाता है और कोई नया लैंडफॉर्म बनाया जाता है, तो डिपोजिशन ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बी नंबर। तो बिना किसी मूवमेंट के अगर रॉक्स में ब्रेक डाउन होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, खास करके एटमॉस्फेरिक एजेंट के कारण, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन अ टाइप ऑफ फिजिकल वेदरिंग इज मोस्ट कॉमन इन, यानी कि जो वेदरिंग होता है, जो हम अभी आपको बताए हैं, वेदरिंग यानी कि विदाउट मूवमेंट एटमॉस्फेरिक एजेंट के कारण किसी रॉक्स में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। इनमें से कौन सा कॉमन रीजन है बताइए आप। तो कोल्ड एंड पोलर रीजन। कोल्ड और पोलर रीजन में क्या डायरूनल टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा, दिन और रात के टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा, तो नहीं। तो ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन क्या है, हॉट एरिड डेजर्ट्स। हॉट एरिड डेजर्ट्स में लार्ज नंबर पे क्या होता है, लार्ज ड्यूरेशन टेम्परेचर में वेरिएशन होता है, जिसके कारण ये रॉक क्या हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। प्याज के जैसे, जैसे प्याज में छिलका कवरता है वैसे ही ये भी क्या होते हैं, धीरे धीरे परत बाई परत ये टूटते जाते हैं, लेयर बाई लेयर टूटते जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। अब देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे बारिश होता है, टेम्परेचर भी हमेशा ज़्यादा वेरी नहीं करता है, तो वहाँ पे तो टूटना बहुत ही नामुमकिन। टेम्परेट ग्रासलैंड में ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा 11 का, वो क्या है, सही आंसर है। हॉट और ड्राई डेजर्ट्स में और डायरूनल रेंज में जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन है, दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई, रात में बहुत ज़्यादा कम, जिसके कारण रॉक्स हॉट होगा दिन में तो एक्सपेंड करेगा, और फिर रात में क्या होगा, ठंडा के कारण कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, तो फिर एक्सपेंशन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, और धीरे धीरे ये रॉक क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो ये जो एक्सफोलिएशन होता है, जो एक टाइप के फिजिकल वेदरिंग है, ये किसके कारण होता है, तो हॉट और एरिड डेजर्ट, जहाँ पे डायरूनल रेंज में, डायरूनल जो टेम्परेचर है उसका रेंज बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। इन इट्स अपर कोर्स द रिवर प्राइमरली परफॉर्म द टास्क ऑफ। बताना है कि जब ये रिवर अपर कोर्स में होती है, अपर कोर्स कहने का मतलब माउंटेनियस रीजन में, तो जब माउंटेनियस रीजन में कोई रिवर फ्लो करता है वहां पे उसका, ध्यान देना, कोई एक टेक्निकल वर्ड का यूज कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि वैसा एनर्जी जो किसी हाइट के कारण उसमें स्टोर है, हाइट के कारण स्टोर है, तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जब वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि ये जो वाटर फ्लो करेगा माउंटेनियस रीजन से, तो वहाँ पे उसका एनर्जी उसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग रिवर को 3 डिफरेंट स्टेज में क्या किए हैं, बांट दिए हैं। एक यंग स्टेज, जब माउंटेनियस रीजन में फ्लो करेगा जहाँ पे उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है।
एक मैच्योर स्टेज जहाँ पे ना ही एनर्जी बहुत कम होता है ना ही बहुत ज़्यादा होता है, और ओल्ड स्टेज में एनर्जी बहुत ही लो हो जाता है। तो जब माउंटेनियस रीजन में होता है तो इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है और ये स्टेबल होने का प्रयास करता है। तो इस एरिया में वर्टिकल इरोजन होने का चांस क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। वर्टिकल इरोजन यंग स्टेज में रिवर क्या करता है, वर्टिकल इरोजन करता है। मैच्योर स्टेज में लैटरल इरोजन में इन्वॉल्व होता है, और ओल्ड स्टेज में खास करके डिपोजिशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि उसके बाद और जो रिवर है ओल्ड स्टेज में अपना वेट कैरी नहीं कर पाती है, जो सेडिमेंट है उसको कैरी नहीं कर पाती है, तो कहीं कहीं क्या करती है, डिपोजिट करते जाती है। तो जब भी रिवर अपर कोर्स में फ्लो करेगी यानी कि अपने यंग स्टेज में होगी, माउंटेनियस रीजन से नीचे आएगी, तो वो वर्टिकल इरोजन करती है। क्या करती है, वर्टिकल इरोजन करती है। जो मिएंडरिंग होता है वो होता है मैच्योर स्टेज में, खास करके फील्ड एरिया में। और मिएंडरिंग का मतलब होता है ऐसे, रिवर क्या करेगी, ऐसे फ्लो करेगी। और जब बाढ़ आएगा, जब फ्लड आएगा, तो यहां से रिवर ऐसे गई तो ये क्या करेगी कि तुरने का प्रयास करेगी, अपना कोर्स चेंज करने का प्रयास करेगी। जब ये कोर्स चेंज करेगी तो ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सबो लेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सबो लेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सबो लेक्स बोलेंगे। तो मिएंडरिंग क्या होता है, प्लेन रीजन में होता है, और डिपोजिशन क्या होता है, ओल्ड स्टेज में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। यानी कि जब रिवर अपना अपर कोर्स में यानी कि माउंटेनियस रीजन से फ्लो करती है तो वो कैसा इरोजन करती है, तो वर्टिकल इरोजन करती है, वर्टिकल कटिंग करती है। यहाँ पे जॉर्ज जैसे लैंडफॉर्म बनते हैं, या रिवर जो हमारा जो रिवर वैली बनता है माउंटेनियस रीजन में, वो किसके कारण बनता है, तो वर्टिकल इरोजन के कारण। आप देखे होंगे कहीं वीडियो, ठीक ना, कभी ये माउंटेनियस रीजन से फ्लो करती है तो वहां पे ऐसे रहता है लैंडफॉर्म वहां का, और ये है माउंटेन ऐसे, और ये माउंटेन ऐसे, और रिवर इस तरह से क्या करेगी, यहां से फ्लो करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉर्जेस बोलते हैं, गॉर्जेस या जॉर्जेस। नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग लैंडफॉर्म इज क्रिएटेड बाय रिवर डिपोजिशन। रिवर डिपोजिशन के द्वारा इनमें से कौन सा लैंडफॉर्म क्रिएट किया जाता है, वी शेप्ड वैली। तो वी शेप्ड वैली क्रिएट किया जाता है वर्टिकल इरोजन से, रिवर के द्वारा। कौन सा इरोजन, वर्टिकल इरोजन से, जो अभी हम लोगों ने पीछे बात किया, वर्टिकल इरोजन से। फिर वाटरफॉल भी क्या होता है, इरोजन होता है। वाटरफॉल में भी क्या होता है, इरोजन होता है। लेविज क्या होते हैं, देखो लेविज मान लिए कि ये एरिया होता है रिवर का, यहां पे वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, वाटर यहां से फ्लो कर रहा है। अब तुम देखोगे कि जो रिवर के साइड में जो बैंक होता है, रिवर के साइड में जो बैंक होता है वो क्या होता है, थोड़ा हाइट पे होता है। क्या होता है, थोड़ा हाइट पे होता है। और पानी क्या होता है, रिवर का बैंक हाइट पे होता है और रिवर उसके नीचे से फ्लो कर रही है। जब फ्लड आता है तो रिवर जब अपना रिवर का जब वाटर लेवल बढ़ता है तो जो सेडिमेंट है इसी लेविज पे क्या करती है, डिपोजिट करती है। यानी कि जो बैंक होता है रिवर का वो क्या होता है, एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है। कौन सा लैंडफॉर्म, डिपोजिशनल। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है। अभी आगे देखिए, आ गया जॉर्ज आ गया। तो जॉर्ज कैसा लैंडफॉर्म है, तो वर्टिकल इरोजन से बनता है, तो ये एक इरोजनल लैंडफॉर्म है। वो भी कैसा इरोजन, तो वर्टिकल इरोजन से बनता है। कैसे बनता है, तो वर्टिकल इरोजन से बनता है। कोई दिक्कत है, लेविज समझ में आया क्या होता है, रिवर है, रिवर ये है, और रिवर के साइड में ऐसे क्या होता है, उसका बैंक होता है। तो बैंक इतना हाइट पे कैसे हो गया, तो जब उसका हाइट और भी इंक्रीज होते जाता है, क्योंकि जब फ्लड आएगा तो फ्लड के टाइम उसमें बहुत ज़्यादा सेडिमेंट होता है, क्योंकि फ्लड के टाइम उस रिवर का एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट लाती है, और जब पानी ओवरफ्लो करेगा तो अपना सेडिमेंट उसी लेविज पे क्या करते जाएंगे, डिपोजिट करते जाएंगे, उसी लेविज पे डिपोजिट करते जाएंगे।
ठीक है। तो जो वी शेप्ड वैली है ये एक वर्टिकल इरोजन से बना हुआ लैंडफॉर्म है। वाटरफॉल है ये भी इरोजनल लैंडफॉर्म है। जॉर्जेस है ये भी इरोजनल लैंडफॉर्म है। और जो हमारा केवल लेवीज है ये रिवर के डिपोजिशनल एक्टिविटी से बना हुआ लैंडफॉर्म है। कोई दिक्कत 13 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर। एन ऑक्सबो लेक एन क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ। ऑक्सबो लेक किसका एग्जाम्पल है? अभी आपको बताएं हम कि जो हमारा रिवर है वो ऐसे मियंडर करती, ऐसे मियंडरिंग इसको बोलते, जिगजैग मोशन ऑफ रिवर। ये क्या है? मियंडरिंग है। ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। रिवर अपना एक आसान रास्ता ढूंढती है ताकि उसको आगे बढ़ने में ज्यादा मेहनत न करने पड़े। लेकिन धीरे धीरे कभी कभी मान लीजिए बाढ़ आया, फ्लड आया, तो ये जो मियंडरिंग है और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है। ये मियंडरिंग कैसे हो जाता है? तो ये मियंडरिंग कैसे होता है? तो ये मियंडरिंग ऐसे हो जाता है। और फिर जब बाढ़ आएगा, सोचो ये क्या करेगी? यहां फोर्स लगाएगी, इधर आएगी, यहां फोर्स लगाएगी और क्या करेगी? यहां पे ज्वाइन करना, डायरेक्ट यहां ज्वाइन करना करने को प्रयास करेगी। अब ये वाला जो पार्ट है रिवर का, मियंडर का, ये वाला कट के अलग हो जाएगा ऐसे। ये क्या हो जाएगा? कट के ऐसे हो जाएगा। और जब भी फ्लड आएगा तो पानी इसमें क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। पानी इसमें स्टोर हो जाएगा। तो इस टाइप के लेक को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक बोलते हैं। तो बताओ ये कौन सा एक्टिविटी से बना? तो इरोजनल एक्टिविटी से बना। तो ये बोला है ग्लेशियल डिपोजिशन से, तो ग्लेशियल डिपोजिशन का कोई मतलब नहीं है। फिर विंड के इरोजन से कोई मतलब नहीं है। रिवर इरोजन एंड डिपोजिशन इन द मिडिल और द लोअर कोर्स, टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है? तो नहीं। तो हमारा सी नंबर जो ऑप्शन होगा, रिवर के इरोजन से और डिपोजिशन से क्या हुआ है? ये लैंडफॉर्म बना है। कोई दिक्कत? ये होता है मियंडरिंग। पहले क्या होगा? मियंडरिंग देखो, पहले ऐसे चलेगा, रिवर ऐसे फ्लो करेगा, फिर इसका मियंडरिंग क्या होगा? थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, फिर ये मियंडरिंग और ज्यादा इंक्रीज होगा और रिवर ऐसे ऐसे फ्लो करना स्टार्ट करेगी। कोई भी रिवर का जाना, अपना मैप जो भी होगा गूगल मैप, वहां पे उसको जूम करके देखना, मियंडरिंग वहां पे ऐसा ही आपको दिखाई देगा, खास करके प्लेन रीजन में। अब ये मियंडरिंग में क्या होता है कि सोचो कि जब रिवर का फ्लो यहाँ पे आएगा तो ये इस प्लेस पे यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगाएगी, तो या इसको काटते जाएगी और धीरे धीरे जब बहुत फ्लड आएगा, कभी तेजी से फ्लड आएगा, रिवर का फ्लो बहुत तेज है, तो काट करके डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाएगी। और ये वाला पार्ट कट के क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ये वाला पार्ट कट के अलग हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सबो लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक है। कांवर ताल जो लेक है इंडिया में, बिहार में खास करके, वो एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। सी केव आर्चेज स्टेक्स आर सीक्वेंशियल लैंडफॉर्म फॉर्म्ड ड्यू टू। सबसे पहले हम लोग सी केव्स, आर्चेज और स्टेक्स के बारे में पढ़े हैं, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे देखो, मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। अब सीवेव क्या करती है? यहां पे आएगी और इस ब्लॉक पे धक्का देगी। सीवेव आएगा, इस पे धक्का देगा, तो धीरे धीरे यहां पे केव बनेगा। क्या बनेगा? केव बनेगा। केव क्या होता है? एक साइड से उसका गेट बंद रहता है, दूसरा साइड ये ऐसे होता है केव। यही होता है केव। इधर से हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, केवल इंटर करेंगे, बाहर आएंगे इसी रास्ता से। लेकिन क्या करेंगे? बार बार ये वेव आएगी, टकराएगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा? केव बनेगा। लेकिन ये धीरे धीरे केव बड़ा होते जाएगा, केव बड़ा होते जाएगा, केव बड़ा होते जाएगा, और इस ब्लॉक को क्या कर जाएगी? ब्रेक कर देगी। यानी कि अब पानी, कोई केव नहीं रहेगा, बस एक ऐसे पुल टाइप के रहेगा ऐसे, और पानी आर पार क्या करेगा? फ्लो करेगा। पानी आर पार क्या करेगा? फ्लो करेगा। धीरे धीरे ये केव क्या होते जाएंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्चेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्चेज बोलते हैं। जब केव खत्म हो जाएगा, एक पुल टाइप का, एक ब्रिज टाइप का बन जाएगा, पानी नीचे से फ्लो कर रहा है ब्रिज के इस पार से उस साइड, वैसे ही इस केव से धीरे धीरे पानी क्या करने लगेगा? जब रेगुलर कंटिन्यूअस, जब वेव आके टकराएगा, सी वेव आके टकराएगा, ये यहाँ पे
जो केव है बहुत बड़ा होते जाएगा, बहुत बड़ा होते जाएगा और एक ब्रिज की फॉर्म लेगा जिसको हम लोग आर्चेज बोलेंगे। और जब यही धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो जाएगा, इसका जो रूफ है इस आर्चेज का ये भी ब्रेक हो जाएगा और एक स्टोन इधर मिलेगा और एक स्टोन का ब्लॉक इधर मिलेगा और उसका रूफ खत्म हो गया। तो हम लोग इस सिंगल ब्लॉक्स को क्या बोलेंगे, तो स्टेक्स बोलेंगे, स्टेक्स बोलेंगे। अब बताओ ये जो स्टेक्स, आर्चेज और सीकेव बना, ये इरोजनल एक्टिविटी से बना या डिपोजिशनल एक्टिविटी से बना? तो क्या बोलोगे, डिपोजिशनल बोलो, नहीं, इरोजनल एक्टिविटी से। क्या बना, इरोजनल एक्टिविटी से बना। ऑप्शन देखते हैं, डिपोजिशन बाय सीवेव, क्या सीवेव के डिपोजिशन से ये लैंडफॉर्म बना है? तो नहीं। तो सीवेव के डिपोजिशन से क्या बनता है, तो बीचेज बनते हैं। जितने भी ब्यूटीफुल बीचेज हैं वो किसके कारण बनता है, तो सीवेव के द्वारा लाए गए सैंड से बनता है। तो एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है कौन सा, सीवेव। नेक्स्ट आते हैं इरोजन बाय सीवेव एलोंग द रॉकी कॉस्ट। ठीक, रॉकी कॉस्ट के एलोंग जो सीवेव बार बार आकर के टकराती है तो वहां पे क्या बनता है, सीकेव बनता है। वहीं पे क्या बनता है, आर्चेज बनता है और वहीं पे स्टेक बनता है। यानी कि जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो क्या है, सही है। बुरा है वर्क ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर का कोई बात नहीं, वहां पे पहले ही सीकेव लिखा हुआ है। फिर सबमर्जेंस ऑफ रिवर वैली, रिवर वैली सबमर्ज कर गया उससे सीकेव बनेगा, नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा वो क्या होगा, सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ताकि जो भी वीडियो हम लोग फ्यूचर में अपलोड करेंगे उसका इंफॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आप लोग के पास टाइम पे पहुंचे। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, आप लोग को भी मोटिवेशन मिले, तो प्लीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, अ बीच इज लैंडफॉर्म ऑफ, अभी तो हमने बता दिया, तो बीच कैसा लैंडफॉर्म है, तो मेराइन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। बीच कैसा लैंडफॉर्म है, तो मेराइन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर, इन डेजर्ट्स अ मशरूम रॉक्स इज शेप्ड प्राइमरली बाय, जो डेजर्ट्स में मशरूम रॉक्स होते हैं वो मशरूम रॉक्स का जो शेप्ड हुआ वो क्यों हुआ, किसके कारण से हुआ, तो आप बताइए। तो अभी हमने आपको बताया जब डेजर्ट्स एरिया में खास करके एरिड रीजन में विंड बहुत तेजी से फ्लो करती है, विंड बहुत तेजी से फ्लो करती है, तो उसके साथ बहुत सारे सैंड्स आते हैं। ये सैंड्स क्या होते हैं, इस ब्लॉक पे टकराएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये ब्लॉक इरोड होते जाएगा, इरोड होते जाएगा, इरोड होते जाएगा। इधर से भी विंड का डायरेक्शन होगा चेंज, तो इधर से भी क्या होते जाएगा, इरोड होते जाएगा। अब कौन सा सरफेस बचेगा बताओ, अब बचेगा यहां तक, क्या बचेगा, ये बचेगा। और ऐसा नहीं कि इसका भी तो शेप चेंज होगा थोड़ा बहुत, ये भी ऐसे हो जाएगा। तो देखो मशरूम के जैसा बन गया। तो ये इरोजन ऊपर नहीं हुआ, नीचे ही क्यों हुआ, तो नीचे इसलिए हुआ क्योंकि मान के चलो दो कंडीशन हो सकता है कि नीचे वाला जो रॉक्स का जो मटेरियल है वो सॉफ्ट रॉक से बना है। क्या है, सॉफ्ट मटेरियल है, जो विंड आसानी से उसको क्या कर दे रही है, ब्रेक कर दे रही है, आसानी से उसको तोड़ दे रही है। दूसरा बात, जब सीवेव या जो विंड फ्लो कर रहा है हो सकता है सरफेस पे ज्यादा हो, सरफेस से उस पे उसका स्पीड ज्यादा हो, सरफेस पे जब फ्लो करेगी, ब्लो करेगी तो उसके साथ बहुत सारे सैंड आएंगे और इसमें टकराएंगे, तो इसको क्या कर देगी, आसानी से नीचे वाले पोर्शन को तोड़ देगी और ऊपर वाला एक रूफ के जैसा, एक मशरूम के शेप के जैसा बना रहेगा। तो हो रहा है कि वाटर इरोजन एट द बेस, बेस पे वाटर इरोजन होता है, तो नहीं। ठीक, क्योंकि डेजर्ट्स में होता है, डेजर्ट्स में वाटर कहां से आ गया। नेक्स्ट आते हैं विंड एवर्जन, वेयर द सैंड लेडन विंड इरोड्स द लोअर सेक्शन मोर। ठीक, जो सैंड लेडन विंड है वो लेयर सेक्शन को ज्यादा क्या कर रही है, लोअर सेक्शन को ज्यादा इरोड कर रही है। एक कंडीशन हो सकता है कि विंड लोअर सेक्शन को इरोड कर रही है और अपने साथ एक लैंड क्या लेके आ रही है, सैंड लेके आ रही है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि जो नीचे वाला रॉक्स का जो मटेरियल है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है और ऊपर वाला थोड़ा हार्ड है, तो ऊपर वाला को इरोड नहीं कर पाई विंड और नीचे वालों को आसानी से क्या कर दी, इरोड कर दी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही आंसर होगा। बोल रहा है ग्लेशियल पकलिंग, नहीं। फिर बोल रहा है केमिकल वेदरिंग,
नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। विंड एवर्जन के कारण, जहां पे सैंड लेडन जो विंड होता है वो उस रॉक्स के लोअर सेक्शन को क्या कर देती है, इरोड कर देती है। कोई दिक्कत। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, सैंड ड्यून माइग्रेट। तो सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, देखो सैंड ड्यून्स ऐसे बनते हैं, ऐसे। जब विंड का डायरेक्शन ये है, ये विंड के डायरेक्शन है। जब विंड इधर से फ्लो करेगा तो जो डेजर्ट्स एरिया में जो सैंड होंगे इधर के, ये उड़ उड़ के क्या होंगे, पीछे डिपोजिट होते जाए, इधर डिपोजिट होते जाए। बात समझे, इधर क्या होगा, डिपोजिट होते जाए। तो इधर इरोजनल लैंडफॉर्म बनेगा और इधर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होगा। लेकिन इसका स्पीड बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, तो ये सैंड जो ड्यून है ये भी अपना प्लेस क्या कर देगी, चेंज करते जाएगी। क्योंकि यहाँ से विंड उड़ाएगी तो इतना मान लीजिए एरिया कवर करेगी, फिर इतना एरिया कवर करेगी, और ये भी तो बढ़ेगा, डिपोजिशनल वाला भी बढ़ेगा। तो अब देखो इसका प्लेस कितना चेंज हो गया। अब देखो पहले कहाँ पे था, अब कहाँ पे आ गया। पहले था कहाँ पे, तो पहले था यहाँ पे, और अब जा चला गया यहाँ पे। तो ये जो सैंड ड्यून का क्या हुआ, मूवमेंट हुआ, माइग्रेशन हुआ, तो किसके कारण हुआ, तो बताओ। द विंडवर्ड साइड एक्सपीरियंसिंग इरोजन, यानी कि जो विंड के डायरेक्शन में जो साइड है वो इरोजन फेस करती है। दूसरा, एंड द लीवार्ड साइड एक्सपीरियंसिंग डिपोजिशन, और लीवार्ड साइड है वो डिपोजिशन एक्सपीरियंस करती है। हमको तो पहला ऑप्शन सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, लीवार्ड साइड, यानी कि लीवार्ड साइड एक्सपीरियंसिंग इरोजन एंड विंडवर्ड साइड एक्सपीरियंसिंग डिपोजिशन, ये तो गलत है। नेक्स्ट है, टेक्टोनिक अपलिफ्ट से गलत है, ग्रेविटेशनल स्लाइडिंग से गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो क्या है, सही है। विंड के डायरेक्शन वाला जो साइड है वो क्या होता है, इरोड होता है, और वहां से इरोड होने के बाद जो सैंड से हैं वो क्या होते हैं, उसके पीछे सैंड ड्यून के पीछे डिपोजिट होते जाते हैं। तो इधर इरोजनल डायरेक्शन है, यानी कि इधर सैंड क्या करेगा, विंड क्या करेगा, इधर के सैंड को उड़ा करके इधर डिपोजिट करते जाएगी, इधर डिपोजिट करते जाएगी, जिसके कारण ये सैंड ड्यून क्या करते जाएगा, अपना प्लेस चेंज करते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर। इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है, कौन सा जो लैंडफॉर्म है ये ग्लेशियर लैंडफॉर्म है, और खास करके ग्लेशियर के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं, मोरेन। क्या है, मोरेन। अब जितने भी ये जैसे क्रीक है, एरिटे है, फॉर्ज्ड है, हर्ड है, ये क्या है, ये है इरोजनल ग्लेशियर लैंडफॉर्म। और ये जो है मोरेन, ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। क्या है, डिपोजिशनल, क्या ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ये लैंडफॉर्म जो डिपोजिशनल बना कैसे, तो जो ग्लेशियर होता है ये एक फ्रोजन रिवर होता है, जो ये भी स्लोली ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या करती है, मूव करती है। जब ये मूव करती है तो अपने के नीचे वाले सतह पे जो रॉक्स है उसको क्या करती है, वो इरोड करती है, स्क्रैप करती है, और स्क्रैप करने के बाद रोटेट करते 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 उसमें जो सेडिमेंट है, जो रॉक्स है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उसको जाकर के बाहर डिपोजिट कर देती है। बाहर क्या करते जाएगी, डिपोजिट करते जाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोरेन बोलते हैं। तो मोरेन एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। और जो क्रीक है, एरिटे है, फॉर्ज है, ये क्या है, एक बोलो, ये एक इरोजनल लैंडफॉर्म है। जैसे देखो मान लीजिए माउंटेनियस रीजन है, मान लीजिए अब ग्लेशियर यहाँ पे है, तो ये वाले रीजन को क्या करेगी, पूरा इरोड करेगी, तो यहाँ पे गड्ढा बन जाएगा, यहाँ पे इरोड करेगी, अब ये वाला पार्ट थोड़ा सा अप्रेज हो जाएगा, और इधर एक चेयर टाइप का बन जाएगा। आर्म चेयर भी एक तरह का लैंडफॉर्म है जो ग्लेशियर के इरोजनल एक्टिविटी से बनता है, ठीक ना। तो इसमें से जो 3 ऑप्शन है, क्रीक, एरिटे और फॉर्ड, ये क्या है, इरोजनल एक्टिविटी से, ग्लेशियर के इरोजनल एक्टिविटी से बना हुआ है, और मोरेन डिपोजिशनल एक्टिविटी से बना हुआ है। कोई दिक्कत है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं इतना ही है। तो चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज इसको लाइक, शेयर और
सब्सक्राइब। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के एयर के साथ, जिसमें हम लोग एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर के बारे में पढ़ने वाले। तब तक के लिए धन्यवाद।